73वें गणतंत्र दिवस की व्यास सर्टिफिकेशन परिवार की ओर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमारा गणतंत्र अपने 73 वर्ष पूरे कर रहा है और एक लंबा समय है। एक व्यक्ति के लिहाज से, लेकिन अगर एक राष्ट्र के संदर्भ में देखें तो हम बहुत ही युवा राष्ट्र हैं। सच तो ये है, हमारा राष्ट्र ऐसा है जो हजारों वर्ष की संस्कृति को अपने में समेटे हुए है। ये सबसे प्राचीन भी है और सबसे युवा भी। तो आप देखें, भारत जो कि न सिर्फ बहुत ही सुखद विरोधाभासों का देश है, बहुत ही वैविध्य को अपने आप में समेटे हुए, सारी संस्कृतियों को अपनी गोद में समाये हुए एक अद्भुत संगम का देश है। और उस देश के सभी नागरिक आज अपना 73वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। आप सबको इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के ही दिन यानी 26 जनवरी, लेकिन सन 1950 में भारत का गणतंत्र लागू हुआ था। स्वतंत्रता तो हमें पहले मिल गई थी, पर हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने साथ मिलकर भारत के लिए एक संविधान का निर्माण किया। ऐसा संविधान जो सर्वोपरि हो, ऐसा संविधान जिसकी देखरेख में हम भारत की पीढ़ी को आगे बढ़ाएं और अपने इस देश का संचालन करें। कोई व्यक्ति महत्वपूर्ण न हो, राष्ट्र महत्वपूर्ण हो, राष्ट्र का संविधान महत्वपूर्ण हो, इसके लिए वो संविधान बनाया गया, उस गणतंत्र को लागू किया गया आज ही के दिन, और उसी के स्मरण का पुण्य दिवस है आज। क्या महत्व है इस दिन का? यह महत्व तो स्वयं सिद्ध है कि आज के ही दिन हमने अपने समस्त नागरिकों को अधिकार दिया था कि वो समान हैं। हर व्यक्ति उतना ही महत्वपूर्ण है जितना दूसरा। भाषा, रंग, रूप, जाति, धर्म, आयु, कोई आधार नहीं है। हम सब एक हैं, एक समान हैं। ये अधिकार हमको हमारा संविधान देता है, हमारे राष्ट्र के निर्माता जिन्होंने इस संविधान की रचना करी थी। और वो संविधान जो इस देश का अधिनायक है, जो इस देश को संचालित करता है, वो आज के ही दिन लागू हुआ था और इसीलिए उसका हम आज पुण्य स्मरण कर रहे हैं। आज के ही दिन राष्ट्र के निर्माताओं ने संकल्प लिया था कि राष्ट्र किस दिशा में, किस दशा में आगे बढ़ेगा। और आज का दिन न सिर्फ उसी स्मरण को दोहराने का दिन है, लेकिन नए संकल्पों को भी करने और अमल में लाने का दिन है। हम अपने राष्ट्र को कैसा बनाना चाहते हैं, हम अपने समाज को कैसा बनाना चाहते हैं, अपने परिवार को और स्वयं को कैसा बनाना चाहते हैं, गणतंत्र इन सब पर लागू होता है। स्वयं पर गणतंत्र कहेंगे, गण तो कई गणों का तंत्र होता है, पर उस गण में से हम भी तो एक गण हैं, आप भी एक गण हैं, मैं भी एक गण हूं। तो हम सबसे पहले कुछ नियम अपने लिए बनाएं और उनको स्वयं पर लागू करें। कुछ परिवार के लिए बनाएं, सबकी सहमति से, थोप कर नहीं, और आपसी सहमति से उन्हें परिवार में लागू करें। समाज के लिए बनाएं, नियम ऑलरेडी समाज के हैं, परिवार के हैं, स्वयं के भी हैं। उन नियमों की समीक्षा करने का भी दिन होना चाहिए आज। क्या वो नियम देश काल परिस्थिति के अनुसार आज भी प्रासंगिक हैं? उनमें से कौन से ऐसे नियम हैं जिनको फिर से दोबारा कुछ परिवर्तित करने की आवश्यकता है? और कुछ नियम तो ऐसे होते हैं जो शाश्वत हैं, जो कभी नहीं बदलते। तो शाश्वत नियमों की पहचान कि ये ऐसी चीजें हैं, ये ऐसे नियम हैं, ये ऐसी परंपराएं हैं, ये ऐसे जीवन मूल्य हैं जिनको हजारों वर्षों की अपनी यात्रा में राष्ट्र ने, समाज ने पाया है कि ये विकास के अनुकूल हैं। उनकी चर्चा करना, उनको पहचानना, रेखांकित करना और ये संकल्प करना कि ये मूल्य तो जीवन के लिए मूल्यवान है, हमेशा रहेंगे। और वो मूल्य जिनको देश काल और परिस्थिति के अनुसार अब बदलने की आवश्यकता है, जो अब अप्रासंगिक हो गए हैं, उनको पहचान कर ससम्मान नए मूल्यों के रूप में संवर्धित करना, ये आज के दिन का बहुत ही पुण्य संकल्प हो सकता है और होना चाहिए। जैसे उदाहरण दीजिए, मूल्य नए कैसे हो सकते हैं, नियम नए हो सकते हैं। मान लीजिए हम ये कहते हैं कि हमें देश का और माता पिता का सम्मान करना चाहिए। ये एक ऐसा जीवन मूल्य है जो शाश्वत है, ये कभी नहीं बदलेगा। ऐसा नहीं है कि एक पीढ़ी सम्मान करेगी और दूसरी कहेगी नहीं, हमें इनका अपमान करना चाहिए, कभी नहीं। लेकिन एक दूसरा जीवन मूल्य तो क्या, एक नियम है समाज का। जैसे अंग्रेजों ने एक नियम बनाया था कि हम चंदन के वृक्ष नहीं लगा सकते। आपको शायद जानकर आश्चर्य होगा कि वही नियम आज तक, आजादी के 70-75 वर्षों बाद तक लगभग लागू था।
आप चंदन के वृक्ष नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? अंग्रेजों ने तो नियम इसलिए बनाया था, क्यों? क्योंकि वो इस काम को सिर्फ अपने कब्जे में रखना चाहते थे। लेकिन अब तो देश आजाद हो चुका है। अब इस तरह के नियमों की संविधान में कोई आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे नियमों पर भी चर्चा होनी चाहिए कि भाई इसको हटा देना चाहिए। बहुत सारे नियम ऐसे थे जिनको हटाया गया है। अभी अगर आप देखें पिछले 3-4-5 वर्षों में इन पर चर्चा हुई है, हटाया गया है। लेकिन ये तो एक ऐसे अविवादास्पद नियम है जिनका उदाहरण मैंने आपको दिया। ये तो बहुत प्रत्यक्ष है कि अगर कोई वृक्ष लगाना चाहता है चंदन का, इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? लगा लीजिए। कई ऐसे भी नियम हैं जिनके बड़े दूरगामी परिणाम होंगे अगर उनको ठीक किया या न किया गया। तो उन नियमों पर भी वृहद चर्चा की आवश्यकता है। राष्ट्र के नागरिक आप भी हैं, मैं भी हूं। मैं और आप यदि इस चर्चा में जुड़ेंगे तभी ये चर्चा सार्थक होगी। अगर हमने राष्ट्र को चलाने का काम चुनिंदा लोगों को दे दिया कि भाई ये तो नेताओं का काम है, ये तो एक निश्चित प्रबुद्ध वर्ग का काम है, राष्ट्र मेरा भी है, आपका भी है, फर्क मुझे भी पड़ता है, आपको भी पड़ता है, हम सब यही हैं, हमको यहीं रहना है। तो वो राष्ट्रीय चेतना हर व्यक्ति में होनी चाहिए। उस चेतना को पहचानने का, संवर्धित करने का और उसको पोषित करने का काम करता है आज का यह राष्ट्रीय पर्व 26 जनवरी, और उसी को हम साथ साथ मिलकर मना रहे हैं। एक दो बहुत ही सुंदर काम हुए हैं, हृदय आभारी है, तो आज उनकी चर्चा करे बगैर हम नहीं रह सकते। 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन है। यही नहीं, 23 जनवरी को एक और बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा प्रधानमंत्री मोदी ने करी है। आजादी की लड़ाई के सबसे बड़े नायकों में से एक सुभाष चंद्र बोस, उनकी प्रतिमा राजपथ पर लगाई जाएगी। बोस वर्तमान राजनीति में लगभग अस्पृश्य व्यक्तित्व के तौर पर रहे हैं। क्यों? आजादी के बाद बहुत ध्यान रखा गया इस बात का कि सुभाष चंद्र बोस की अधिक चर्चा न हो। टेक्स्ट बुक्स में भी वो उतने ही शामिल करे गए जितनी बहुत ही नितांत आवश्यकता थी। अन्यथा थोड़ा सा उनको हाशिए पर ही रखने की लगातार कोशिश होती रही पिछले लगभग 60-70 वर्षों में। लेकिन हमारे भारत का जनमानस ऐसा है जो अगर किसी को हृदय से स्वीकार कर लेता है तो छोड़ता ही नहीं है। तो बोस की वो स्मृति जो 70 वर्षों से दबी हुई चिंगारी की तरह इस राख में इकट्ठी थी, हल्की हल्की जल रही थी, अब वो फिर से प्रकट हो रही है। फिर से नए प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और भारत के एक नागरिक के तौर पर मेरे मन में भी बहुत बड़ा प्रश्न आता है जो राष्ट्रीय पर्वों पर बहुत मुखर हो जाता है। आजादी हमें मिली कैसे? क्या दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल? क्या इतना ही सच है आजादी का? बगैर खड़ और बगैर ढाल के हमने अंग्रेजों भारत छोड़ो के नारे लगाए और एक गाल पे तमाचा पड़ने पर दूसरा गाल आगे करने की कसम खाई, और अंग्रेज इमोशनल हो गए, भावनाओं में बह गए, उनका हृदय विगलित हो गया और उन्होंने हमको छोड़ दिया और जाने दिया। आ, जीवन का जो अनुभव है वो तो ऐसा नहीं कहता। और जिस किस्म के अत्याचार अंग्रेजों ने करे थे, बंगाल के अकाल के बारे में लोग भूल गए हैं, लेकिन वो एक ऐसा अकाल था जिसमें लाखों लाखों लोग कुपोषण का, भूख का, भुखमरी का शिकार होकर मर गए। अगर आप उनके चित्र देखेंगे तो आपके दिल दहल जाएंगे। हड्डी के ऊपर बस खाल बची हुई है। किस तरीके से वो चलती फिरती हड्डियों के ढांचे बच गए थे आप देखें। उस हालत में भी लोगों को लाकर अंग्रेजों का दिल नहीं पसीजा। उनके द्वारा उपजाए गए अन्न को वो तब भी छीन लेते थे और ले जाकर इंग्लैंड ले जाते थे और वहां पर बेच देते थे, हड़प जाते थे। जो भी है, जिन्होंने अन्न उपजाया उनसे छीनकर, उनको भूखा मरने के लिए सड़क पर छोड़कर एक विशाल भुखमरी, विशाल महामारी जैसी स्थिति पैदा, जैसी क्या महामारी की ही स्थिति पैदा करके लाखों लोगों का भीषण नरसंहार करके भी जिनका हृदय परिवर्तित नहीं हुआ, जिनके हृदय में कोई करुणा नहीं उपजी, वो क्या सिर्फ कुछ नारे लगाने से इमोशनल हो जाएंगे, भावनाओं में बहकर अपनी सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को त्याग देंगे? ये बात न तो मेरे गले तब उतरती थी जब मैंने से अपनी टेक्स्ट बुक्स में पढ़ा था, और न आज उतरती है। सच तो ये है कि आजाद हिंद फौज का वो जो एक बहुत ही रोमांचक एपिसोड
हमारी स्वतंत्रता संग्राम का है, जिसको बहुत डाउन वैल्यू करके छुपाया गया है, अब धीरे धीरे वो सबके सामने प्रत्यक्ष हो रहा है। सुभाष चंद्र बोस जो अंग्रेजों के टाइम में जैसे आज आईएएस है तब आईसीएस की नौकरी होती थी, और कलेक्टर या आईएएस तो आज भी बहुत शानदार माने जाते हैं, और अंग्रेजों के टाइम में तो उनको बिल्कुल अत्याचार करने और कमाने का अनंत लाइसेंस प्राप्त था एक तरह से। तो आप देखें उस समय तो ये बहुत 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 ही महत्वपूर्ण पद होता था। कोई भी भारतीय या काला आदमी हद से हद जिस पद तक पहुंच सकता था वो यही था, और उस आईसीएस की नौकरी में उत्तीर्ण कर लिया था सुभाष चंद्र बोस ने। उसके एग्जाम को उन्होंने पास कर लिया था, वो आईसीएस बन गए थे। बनते ही उन्होंने रिजाइन किया। क्यों? पिता की इच्छा थी, बनना है तो बन गए। उसके बाद देश की पुकार थी कि इस रास्ते पर नहीं चलना है और इस पाप का उपकरण उनको नहीं बनना था, तो उन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया। फिर शुरू होता है स्वतंत्रता संग्राम का एक ऐसा अध्याय, जैसा मैंने कहा था, जिसकी चर्चा कम हुई है। वो कांग्रेस में शामिल हुए, कांग्रेस के अध्यक्ष बने, और गांधी जी के साथ कई मतभेद होने के कारण जब उनको लगा कि वो अब यहां काम नहीं कर पाएंगे, तो उन्होंने अलग से एक पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी, कांग्रेस छोड़ दी। देश के लिए लड़ने के कारण अंग्रेजों ने उन्हें नजरबंद किया। वहां से वो अपना वेश बदलकर निकले, भागे, देश के बाहर गए। अलग अलग जगह होते हुए वो इटली और जर्मनी भी रहे, और वहां पर उन्होंने सशस्त्र क्रांति के लिए अपनी तैयारी प्रारंभ करी। जब वो इस पर काम कर रहे थे तभी द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया। अलग अलग राष्ट्राध्यक्षों के वो संपर्क में थे, उनसे बातचीत करते और सारे देशभक्तों को सशस्त्र क्रांति के लिए इकट्ठा कर रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि पापी का संहार सशस्त्र क्रांति से ही हो सकता है। पुचकारने, समझाने या सविनय अवज्ञा आंदोलन करने से वो नहीं मानेगा। द्वितीय विश्व युद्ध के उस पृष्ठभूमि में उन्होंने उन ताकतों से हाथ मिलाया जिनको द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अब उचित नहीं माना जाता। पर सच तो यह है कि युद्ध में कोई भी उचित अनुचित नहीं होता। जो जीत जाता है वो स्वयं को उचित और दूसरे पक्ष को अनुचित घोषित कर देता है। उन्होंने जर्मनी और जापान से संधि करी, और जब जापान में द्वितीय विश्व युद्ध में एक बहुत बड़ी अंग्रेजी सेना को हरा दिया और हराकर कैद कर लिया, और तब वहां पर उस समय जापान में थे रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस जिनकी चर्चा अब बिल्कुल टेक्स्ट बुक से बाहर कर दी गई, जो सुभाष चंद्र बोस से भी पहले से सशस्त्र क्रांति की तैयारी कर रहे थे, पूरा जीवन इसमें खपा चुके थे, वर्षों से जापान में रह रहे थे और जापानी नागरिकता ले चुके थे। वहां पर उन्होंने जापान के राष्ट्राध्यक्षों से बात करी, उनसे बात करके, उनसे समझौता करके उन्होंने आजाद हिंद फौज की स्थापना करी, उन सैनिकों को साथ लेकर, उन भारतीय सैनिकों को साथ लेकर जो उस समय अंग्रेजों के आदेश के नीचे लड़ रहे थे। ध्यान रखिएगा, भारत एक अत्यंत विशाल देश है और इंग्लैंड का साइज तो गुजरात से भी छोटा है। तो वहां के अंग्रेज इतने विशाल देश का नियंत्रण करते कैसे थे, पूरी दुनिया पर राज कैसे करते थे? उन्होंने कुछ भारतीयों को ही चुना था। भारतीय लोग, भारतीय सैनिक ही थे जिनके बल पर वो राज किया करते थे। अब उन्हीं भारतीय सैनिकों को कहा कि आप अपनी मानसिक गुलामी से मुक्त हो। अब तक आप सिर्फ पैसे के लिए लड़ते आए हैं, देश के लोगों के विरुद्ध लड़ते आए हैं, अंग्रेजों के गुलाम बन के लड़ते आए हैं। अब आप देश के लिए लड़िए। मरने का खतरा आपको तब भी था, अब भी है, लेकिन अगर आप अपने देश के लिए लड़ेंगे तो आप कुछ अद्भुत कर जाएंगे। इस मोटिवेशन के साथ, इस उत्साह के साथ स्थापना हुई आजाद हिंद फौज की। और उस आजाद हिंद फौज के सैनिकों को जब अपना कोई नायक नहीं मिल रहा था, तब रास बिहारी बोस ने जर्मनी से बुलावा भेजा सुभाष चंद्र बोस को। वो सैनिक जो बिखर रहे थे, वो सैनिक जिनके मन में स्पष्ट नहीं था कि उन्हें आगे क्या करना है, राष्ट्र की स्थापना करी कैसे जाती है, राष्ट्र क्या है, सिर्फ आक्रमण कर देने से तो जमीन कब्जे में आएगी, राष्ट्र की स्थापना कैसे होगी, भारत स्वतंत्र कैसे होगा, स्वतंत्रता के बाद उसको कौन चलाएगा, इस सारी चीजों को साथ लेकर, इस सारी भविष्य दृष्टि को साथ लेकर सुभाष चंद्र बोस आए। उन्होंने उन सारे सैनिकों का उत्साह बढ़ाया, उनको एक दिशा दिखाई। और यही नहीं, जिस तरह से आईसीएस का एक कैडर होता था जो मैनेजमेंट चलाता था या जो अधिकारी थे, सुभाष चंद्र बोस ने विदेशी भूमि पर एक ऐसा कैडर बनाया जिसमें ऐसे अधिकारियों को प्रशिक्षण देना प्रारंभ किया जो राष्ट्र की आजादी के बाद इस तरह का पदों पर नियुक्त करे जा सकें और जिनमें वो काबिलियत हो कि वो अपने दृष्टि से, भारतीय दृष्टि से अपने देश को चला सकें।
ये था सुभाष चंद्र बोस का विजन, ये थी उनकी भविष्य दृष्टि। सेना का गठन हुआ। ध्यान रखिए, बमुश्किल 40,000 लोगों की सेना थी। उस सेना के साथ 25 लाख लोगों की अंग्रेजी सेना का वो पार पालेंगे, ऐसा बहुत ही स्पष्ट है कि जब उन्होंने भारत में प्रवेश किया था तो ये स्पष्ट था कि वो कितना जीत लेंगे, जितना जीत पाएंगे। पूरे भारत को आजाद कराना सरल नहीं होगा, लेकिन नेताजी भारतीय आत्मा को पहचानते थे। उनको पता था, वो ये जानते थे कि जिस दिन आजाद हिंद फौज भारत में घुसेगी और विजय पताका लहराती हुई आगे बढ़ेगी, वो 25 लाख सैनिक जिनके अंदर देशभक्ति सोई हुई है, वो 25 लाख सैनिक जिनके बल पर ये अंग्रेज पूरी दुनिया पर राज कर रहे हैं, जिस दिन वो भारत के लिए खड़े हो जाएंगे, भारत को कोई गुलाम नहीं रख सकता। इस उद्देश्य के साथ, इस आकांक्षा के साथ, इस विजन के साथ वो सारे सैनिक अपनी जान की बाजी लगाकर आए, अंडमान निकोबार की धरती पर उतरे, अंडमान निकोबार को आजाद कराया, फिर बर्मा में आए। बर्मा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सड़क थी जो आगे सप्लाई चेन का काम करती थी, उस सड़क पर उन्होंने अपना कब्जा किया। वहां से वो भारत की जो सीमा है, पहले तो बर्मा भी भारत का हिस्सा था ऑफ कोर्स, है ना, लेकिन उस सीमा से घुसते हुए वो नागालैंड, मणिपुर, उस क्षेत्र में उन्होंने प्रवेश किया। तब तक जापान की पराजय हो चुकी थी, उस पर एटम बम गिराए जा चुके थे और वो एक सीमा से अधिक मदद करने में समर्थ, सीमा से अधिक क्या, किसी भी तरह की मदद करने में समर्थ एक सीमा के बाद नहीं था। नेताजी ने स्पष्ट संधि कर रखी थी कि जिस दिन आजाद हिंद फौज जीतेगी, वो सारे अधिकारी भारतीय होंगे, नियंत्रण पूर्णतः भारतीयों का होगा और उसमें जापानी अधिकारी किसी भी तरह से न तो कोई अधिकार रखेंगे और न ही कोई हस्तक्षेप करेंगे। वो जापान का उपनिवेश नहीं होगा, वो स्वतंत्र भारत होगा। इसी लक्ष्य के साथ कदम बढ़ाने शुरू करे और कदम कदम बढ़ाते हुए वो अंततः पूर्वोत्तर के जंगलों में प्रवेश कर गए। वर्षा का काल था और मौसम से लड़ते हुए, अंग्रेजों से लड़ते हुए एक एक सैनिक, उन 40,000 लोगों में से एक एक सैनिक काम आ गया, अर्थात उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। अधिकांश सैनिक उसमें से मारे गए, लेकिन मरते समय भी उनको यह स्पष्ट था कि ये वो देश है जो उन भगवान राम को भगवान मानकर स्मरण करता है, जिन्होंने पूरे जीवन त्याग और तपस्या को ही प्रमुखता दी। हम रावण को आदर्श नहीं मानते जिसकी सोने की लंका थी, हमारे लिए वो राम आदर्श हैं जिन्होंने अत्याचार से लड़ने के लिए वानरों को, भालुओं को संगठित किया और बहुत ही कम संसाधनों के साथ भी वो विश्व की सबसे बड़ी उस शक्ति से भिड़ गए थे जो उनकी पत्नी का अपहरण करके ले गया था और जो पूरी दुनिया को सताता था। उससे लड़े, उससे जीते और जीत कर संहार नहीं किया, निर्माण करते हुए वापस अपने अयोध्या वापस लौटे। ये राम का देश है, ये सुभाष जानते थे। वो ये जानते थे अगर हम मर भी जाएंगे तो भी हमारा ये बलिदान लोगों को प्रेरणा देगा और उस प्रेरणा के लिए वो सारे आजाद हिंद फौज के सैनिक आए, लड़े और उन्हीं जंगलों में लड़ के, मर के खप गए और उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। उस समय अंग्रेजों का मीडिया पर बहुत कड़ा प्रतिबंध था, ये चर्चा ज्यादा नहीं हुई। लेकिन अब जब अंग्रेजों को लड़ा कि वो लड़ाई जीत चुके हैं, द्वितीय विश्व युद्ध जीत लिया और आजाद हिंद फौज को भी उन्होंने नेस्तनाबूद कर दिया, तब उनका अहंकार जागा। उन्होंने कहा अब ये जो तीनों जनरल्स पकड़े हैं हमने आजाद हिंद फौज के, लाल किले में जैसे बहादुर शाह जफर का हमने मुकदमा चलाया था, खुला मुकदमा चलाएंगे, खुली अदालत में चलाएंगे और फांसी पर लटकाएंगे और इतना अत्याचार करेंगे कि अगले 100 साल तक भारतीयों को सपना नहीं आएगा कि हम आजादी की लड़ाई लड़ें। ये जो उनका मास्टर स्ट्रोक होना था, उनका डेथ स्ट्रोक बन गया। क्यों? क्योंकि जब इस आजादी की लड़ाई की कहानी समाचार पत्रों में छपी, भले ही अंग्रेजों ने कुछ भी प्रचार के रूप में से छापा, जब लोगों तक पहुंची और जब ये उन भारतीय सैनिकों तक पहुंची, जब उन्होंने बोस के इस विजन को पढ़ा जिस पर अंग्रेज हंस रहे थे कि एक दिन भले ही हमारी सेना का एक एक सैनिक काम आ जाए, अपने प्राण होम कर दे, लेकिन जब ये सैनिक देखेंगे कि वो अपनी ही लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं, उनके ही दम पर अंग्रेजों का साम्राज्य टिका हुआ है, तो ये विद्रोह कर देंगे और जिस दिन ये विद्रोह करके हमारे साथ मिल जाएंगे, अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो जाएंगे, उस दिन अंग्रेज भारत में नहीं टिक सकते। भारतीय गुलाम सैनिकों ने अपने अंग्रेज अफसरों को अभिवादन में जय हिंद कहना शुरू कर दिया। अंग्रेजों ने उनके कोर्ट मार्शल करे, पर कितनों के कोर्ट मार्शल करते, एक के बाद एक, एक के बाद एक। पहले नौसेना ने विद्रोह किया, वायुसेना ने विद्रोह किया, थल सेना ने विद्रोह किया।
और जब इस तरह के विद्रोह की चिंगारियां लगातार बढ़ती चली गईं, तब अंग्रेजों को यह स्पष्ट हुआ कि अब हम भारत पर शासन नहीं कर सकते। और फिर उन्होंने एक अलग से दुरभिसंधि रची कि जाते जाते हम घर उजाड़ कर जाएं। कई बार ऐसा होता है, लोग सोचते हैं कि सरकारी बंगला मिल गया है, खाली कर रहे हैं तो उजाड़ कर जाएं उसे, ताकि दूसरा कोई यूज ना कर ले। उसी वृत्ति के साथ जिस तरह की पशु वृत्ति थी अंग्रेजों की, उन्होंने भारत के भी खंड खंड करके, टुकड़े करके, सब तरफ आग लगाकर जहर के बीज बोकर जाने का फैसला किया। तब तक सुभाष चंद्र बोस काम आ चुके थे। विमान दुर्घटना में ऐसा प्रचार किया जाता है कि उनका देहांत हो गया था। उसके बाद प्रामाणिक रूप से बोस कभी सामने आधिकारिक रूप से तो नहीं आए। तब से वो भारतीय जनमानस में जिंदा हैं। आज आजादी के 75 वर्ष बाद, आज गणतंत्र दिवस की 73वीं वर्षगांठ पर पूरी भव्यता, पूरे सम्मान और पूरे अधिकार के साथ हम बोस के उस कंट्रीब्यूशन को याद कर रहे हैं, उनको नमन कर रहे हैं। आप बताइए, आपको क्या लगता है? आजादी कई कारण हो सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। गांधी जी का अपना योगदान था, उन्होंने बहुत दलित, शोषित जन जन तक अपनी बात पहुंचाई, उनका कंट्रीब्यूशन है। लेकिन वास्तव में आजादी का कंट्रीब्यूशन किसका था? वास्तव में हमारी आजादी किससे आई? क्या वो सिर्फ एक व्यक्ति ने दिलाई, या आपको क्या लगता है उसमें बोस का कितना योगदान था, आजाद हिंद फौज का कितना योगदान था? आप कमेंट बॉक्स में लिखें। हमारा लक्ष्य है कि आज राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस पर इस बारे में चर्चा हो। हमारा अधिकार है कि हम इस बारे में चर्चा करें, हमारा कर्तव्य है कि हम इस बारे में चर्चा करें। इसको शेयर करें और अपने अपनी भावनाओं को एक दूसरे तक पहुंचाएं। मैंने तो अपने कर्तव्यों का पालन कर दिया, आप भी इस यज्ञ में सम्मिलित हो। स्वागत है आपका। बहुत अच्छा है कि एक कृतज्ञ राष्ट्र देर से ही सही पर इस महानायक का स्मरण करे और उनको उस रूप में स्मरण करे जिसके वो अधिकारी हैं। क्योंकि यदि हम अपने आदर्शों का मान करना भूल जाते हैं, यदि हम अपने आदर्शों को उचित सम्मान नहीं दे पाते, तो देश कहीं ना कहीं एक ऐसी दिशा में चला जाता है जहां इस तरह के नायक देश में पैदा होने बंद हो जाते हैं। अगर होते भी हैं तो समाज उनको उचित स्थान नहीं देता, सम्मान नहीं देता, और कहीं ना कहीं आने वाली पीढ़ियां इसका खामियाजा भुगतती हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की स्मृति को प्रणाम है, इस राष्ट्र को, इस राष्ट्र के संविधान के निर्माताओं को प्रणाम है, और इस राष्ट्र की आत्मा को प्रणाम करते हुए हम एक साथ बोलेंगे, उच्च स्वर में जय घोष करेंगे, जय हिंद।